हेलो एवरीवन। और एक गुड न्यूज़ है जो आज चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 2, जो कि होने वाला है पार्ट बी का बिजनेस स्टडीज का, जिसका नाम फाइनेंशियल मार्केट है। तो सीबीएसई ने इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स को इस साल लेट इट गो कर दिया, यानी कि हटा दिया गया है। जैसे कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट क्या होता है, और डीमैटेरियलाइजेशन, ये सारी चीजें हट गई हैं इस चैप्टर से। अब जब ये सारी चीजें हट जाती हैं तो चैप्टर बहुत ही छोटा हो जाता है। और बहुत छोटा होने का मतलब अब सीबीएसई पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स ही मिलेंगे सीबीएसई को क्वेश्चंस पूछने के लिए, और जो क्वेश्चंस रिपीटेटिव नेचर में आ रहे थे, जो डीमैटेरियलाइजेशन का क्वेश्चन था और जो फैक्टर अफेक्टिंग्स के क्वेश्चन थे, यानी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चंस अब हट जाएंगे। तो डायरेक्टली बहुत कम क्वेश्चंस बचते हैं और इस चैप्टर से पूरे के पूरे क्वेश्चंस डायरेक्टली ही पूछे गए हैं अभी तक। तो डायरेक्टली पढ़ने का मतलब ये है कि अब हमें बहुत कम क्वेश्चंस प्रिपेयर करने पड़ेंगे, जिससे हम आसानी से मार्क्स स्कोर कर पाएंगे इस चैप्टर पे। और मैंने ये भी बताया था कि चैप्टर फर्स्ट और सेकंड मिलके 15 मार्क्स रखता है सीबीएसई के एग्जाम पे। अब 80 में 15 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब इस चैप्टर से पर्टिकुलरली कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी 5 से 6 मार्क्स के, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है पहले चैप्टर जो कि था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जब इतने सारे टॉपिक्स हट चुके हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2, फाइनेंशियल मार्केट। ये चैप्टर नंबर 2 पे हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम सीक्वेंस में फॉलो करेंगे। तो अगेन सबसे पहले एक स्टोरी समझते हैं। मान के चलिए कि आपको कुछ वेजिटेबल्स खरीदने, तो आप जाएंगे वेजिटेबल मार्केट में, जहाँ एक भैया वेजिटेबल्स बेचेंगे और आप खरीदेंगे, यानी आप बायर हुए और भैया बेचने वाले सेलर। हमें इकोनॉमिक्स पढ़ के ये तो समझ आया कि मार्केट का मतलब क्या होता है, वेयर बायर्स एंड सेलर मीट्स, दैट प्लेस इज कॉल्ड मार्केट। अब जब वेजिटेबल खरीदना होगा तो वो वेजिटेबल मार्केट कहलाएगा। अब इसी को फाइनेंशियल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। अगर किसी आदमी को सिक्योरिटीज खरीदनी होंगी या शेयर्स खरीदने होंगे या बॉन्ड्स खरीदने होंगे, तो वो कौन से मार्केट जाएगा? वो जाएगा फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल सिक्योरिटीज या फाइनेंशियल एसेट्स की खरीदी बिक्री होगी। तो वहां भी एक सेलर होगा और एक बायर होगा। ये दोनों जहां मिलेंगे और जब सेल्स होंगी फाइनेंशियल एसेट्स की और बाय किया जाएगा, तो वो प्लेस कहलाएगा फाइनेंशियल मार्केट। तो इससे ये तो समझ आता है कि फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन क्या बनेगी। तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर मीट टू एक्सचेंज द फाइनेंशियल एसेट्स, और टू बाय द फाइनेंशियल एसेट्स और टू सेल द फाइनेंशियल एसेट्स। लेकिन इसमें एक वर्ड डालना और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ फाइनेंशियल एसेट्स का क्रिएशन भी होता है। इवन बाइंग एंड सेलिंग हटा के एक और वर्ड डालेंगे जो कि रह जाएगा क्रिएशन। अब क्रिएशन बोलने का मतलब यहाँ पर जो सेलर रहेगा या बायर रहेगा वो अपने से सिक्योरिटीज इशू कर सकता है। अब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आगे फर्दर चैप्टर्स पे जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल मार्केट, राइट, इट्स फंक्शन आल्सो, ये 3 से 4 मार्क्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो हमें कोई 3 या 4 फंक्शंस याद होने चाहिए, है तो टोटल 5, पर पांचों याद कर लेते हैं, आसानी पड़ेगा। अब फाइनेंशियल मार्केट इंडिया के लिए है, यानी कोई परचेस कर रहा है सिक्योरिटीज या कोई बाय कर रहा है, एट द एंड अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट को प्रॉफिट करेगा, यानी कि इकोनॉमिक बूस्ट करेगा। तो पहला फंक्शन तो ये हो गया कि इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। दूसरा, अब कोई आदमी जब फाइनेंशियल मार्केट में पैसे डालता है तो वो ये समझ के डालता है कि ज्यादा पैसे का रिटर्न आएगा, यानी जो बैंक में बड़े पैसे हैं उससे ज्यादा रिटर्न पैसा फाइनेंशियल मार्केट में आ सकता है। अगर कोई बंदा शेयर्स खरीदता है मार्केट में, तो ये सोच के खरीदता है फ्यूचर में कंपनी अगर ग्रो होगी तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा पैसे पाने के लिए कर रहा है। थर्ड ये समझाता है कि अगर एक आदमी फाइनेंशियल एसेट्स खरीदा है तो फाइनेंशियल एसेट्स को कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकता है, मतलब कितने लिक्विडिटी होती है। अब लिक्विडिटी मतलब जो इजीली कन्वर्टेबल टू कैश हो। अब फाइनेंशियल एसेट्स अगर कोई खरीदे जाएंगे, यानी कि अगर शेयर्स या डिवेंचर्स या बॉन्ड्स कुछ खरीदे जाते हैं, तो वो कितना जल्दी मार्केट में बेचे जा सकते हैं और पैसे आ सकते हैं, ये भी एक पॉइंट है। एक पॉइंट बनता है प्राइस डिस्कवरी। अब ये प्राइस डिस्कवरी होती क्या है? तो प्राइस डिस्कवरी मतलब हम अपने फाइनेंशियल एसेट्स का प्राइस फिक्स कर सकते हैं मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। अब ये डिमांड एंड सप्लाई, आप इकोनॉमिक्स में तो पढ़े होंगे, और इकोनॉमिक्स में पढ़ के ये समझ आ गया होगा किसी भी चीज का प्राइस उसके डिमांड और सप्लाई से फिक्स होता है। जैसे कि एक पर्टिकुलर शेयर की वैल्यू उसके डिमांड और सप्लाई से फिक्स की जाती है, तो यहाँ पर वो फिक्स फाइनेंशियल एसेट्स की प्राइसेस को फिक्स करने में भी हेल्प करता है। देन है लास्ट अपना रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। अब रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ये बताता है कि जहां बायर्स एंड सेलर्स डायरेक्टली मीट करेंगे, यानी अगर कोई इंटरमीडियरी नहीं होगा तो हम उसके कमीशन से बच जाएंगे, यानी इंटरमीडियरी कॉस्ट से बच जाएंगे, और डायरेक्टली बायर एक सेलर से मिलकर सिक्योरिटीज खरीद सकता है। अब ये पांचों फंक्शन जो हमने पढ़े, इसे ही आपको डिटेल्स में लिखना पड़ेगा एग्जाम में। डिटेल्स में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, डायरेक्टली पॉइंट आउट मेंशन कर दीजिएगा और एक फ्लो चार्ट बना दीजिएगा, तब भी चेकर नंबर दे देता है। ये हमारा फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप के होते हैं, तो याद रखेंगे फाइनेंशियल मार्केट का बाइफरफिकेशन 2 टाइप्स पे है। एक है मनी मार्केट और दूसरा है कैपिटल मार्केट। अब
इजी वे में समझने के लिए मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को उसकी टाइम ड्यूरेशन से तोड़ेंगे। टाइम ड्यूरेशन से तोड़ने का मतलब हम इसकी टाइम लिमिट्स देखेंगे। तो मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पास कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी 1 साल से कम की होती है, यानी 365 डेज से कम की। और कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां कोई भी सिक्योरिटी 365 डेज से ज्यादा की होगी। अब इसे लिखेंगे कैसे? यानी मनी मार्केट एक शॉर्ट टर्म मार्केट रहेगा और कैपिटल मार्केट एक मिड टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म मार्केट रहेगा। अब इसके बीच में डिफरेंस डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड द कैपिटल मार्केट। जब मैं वीडियो के एंड में क्वेश्चंस कराऊंगा रिपीटेटिव नेचर के सीबीएसई में, तो हम इसका डिटेल बाइफर्केशन वहां पर देखेंगे। हम करते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट पे, बिकॉज मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, अगेन मैं बता रहा हूँ टॉपिक बहुत सारे सीबीएसई हटाया, तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार इस सिलेबस से हटा दिए गए। तो हमें टोटल 5 इंस्ट्रूमेंट्स जो थे सीपी, सीडी एंड टीबी, ये सारी चीजें को नहीं पढ़ना है। अगर ये सारी चीजें पढ़नी होती तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता और एग्जाम देना थोड़ा टफ भी हो जाता, क्योंकि ये सारी चीजें याद रखने वाली चीजें और डायरेक्टली एग्जाम में पूछते हैं। तो अब डायरेक्टली कैपिटल मार्केट पे जंप करते हैं और कैपिटल मार्केट के बारे में समझते हैं। अगेन जैसे फाइनेंशियल मार्केट को हमने 2 पार्ट्स पे ब्रेक किया था, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, वैसे ही कैपिटल मार्केट भी 2 पार्ट्स पे ब्रेक है। अब ये 2 पार्ट होते क्या है? तो पहला है प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। आप ये प्राइमरी और सेकेंडरी डेली लाइफ पे देखते भी है। तो प्राइमरी मार्केट को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं न्यू इशू मार्केट और प्राइमरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। आप सब स्टॉक एक्सचेंज समझते होंगे कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। अब नहीं भी समझते तो कोई बात नहीं, हम आगे वीडियो में डील करेंगे स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज कैसे की जाते हैं और इसके प्रोसेस भी पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं प्राइमरी मार्केट के बारे में और डिटेल में समझना। मार्केट में कोई न्यू कंपनी आती है और न्यू कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं मार्केट से। न्यू कंपनी पैसे लेना चाहती है मार्केट से, यानी पैसे उठाना चाहती है। तब प्राइमरी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस कंपनी के लिए, क्योंकि उस टाइम उस कंपनी को कोई और पैसे नहीं दे सकता, तो प्राइमरी मार्केट पैसे देता है। प्राइमरी मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं पैसे उठाने के लिए। मान के चलिए एक कंपनी एक्स है, एक्स लिमिटेड मार्केट में आई, जो कि अभी बिल्कुल न्यू थी और उसके शेयर्स के प्राइसेस फिक्स भी नहीं थे। तो अब ये एक्स लिमिटेड जो कंपनी रहेगी वो उस प्राइमरी मार्केट पे जाएगी और प्राइमरी मार्केट से पैसे डायरेक्टली ले सकती है। लेकिन अगेन प्राइमरी मार्केट एक मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मार्केट है, तो कंपनी ऐसे पैसे उठाएगी जो कि उसे लॉन्ग टर्म पे रिटर्न करने पड़ेंगे। और यहाँ पास एक इन्वेस्टर उस कंपनी को डायरेक्टली जानता भी होगा और कंपनीज के पूरे डेटा रखा भी होगा अपने पास। और एट द एंड अगर कंपनी उसे पैसे नहीं दे पाती है तो लास्ट में कंपनी को बेच के उसे पैसे देने पड़ेंगे, अगर डिवेंचर है तो। और अगर इक्विटी दे रहा है तो नॉर्मल तरीके से भी पैसे रिटर्न किए जा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अब इसका डिफरेंस समझते हैं प्राइमरी और कैपिटल पे। अगर एक प्राइमरी मार्केट में डायरेक्टली एक न्यू कंपनी आके जंप करती है जिसमें इन्वेस्टर डायरेक्टली मीट करता है कंपनी वालों से, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में ये चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर कंपनी का कोई भी काम नहीं, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर के पास जाता है और बदले में फाइनेंशियल एसेट्स पैसे देके उससे खरीदता है। जैसे कि अभी स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, यानी कि जीरोधा हो गया, ग्रो, अपस्टॉक, ये सब डिफरेंट ऐप्स के नाम आप सुने होंगे जो ट्रेडिंग में काम आते हैं। वहां पास बाय एंड शेयर होती है ट्रेडिंग की। यहाँ पास एक आदमी एक शेयर को बेचता है और दूसरा आदमी उसी शेयर को खरीदता है, यानी यहाँ पास कंपनी बीच में नहीं आती। यहाँ 2 इन्वेस्टर्स बीच में आ रहे हैं जो बाय एंड शेयर कर रहे हैं सिक्योरिटीज का। तो सबसे बेसिक डिफरेंस तो ये हो गया कि प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर और कंपनी डायरेक्टली डील करते हैं, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ 2 इन्वेस्टर्स डायरेक्टली डील करेंगे, उसमें कंपनी का काम नहीं है। प्राइमरी मार्केट में कंपनी को पैसे मिलते हैं, बट सेकेंडरी मार्केट में कंपनी को कोई पैसा नहीं मिलता, बिकॉज इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर वो पैसे ट्रैवल होते हैं और ट्रांसफर किए जाते हैं एक दूसरे पे। अब यहाँ पर हमने प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के डिफरेंसेस समझे और कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का भी डिफरेंस समझा और स्टार्ट किया था हमने चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट और उसके फंक्शन से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो है स्टॉक एक्सचेंज, और हमें स्टॉक एक्सचेंज समझना पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, यानी कि सेकेंडरी मार्केट के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और सेबी क्या है ये देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन से, यानी कि पूरे स्टॉक एक्सचेंज के प्रोसेस समझने पड़ेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में हमने ये तो समझा कि स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी को पैसे नहीं मिलते, बल्कि इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डील होता है डायरेक्टली। अब इंडिया के हिसाब से समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया का क्या रोल है। अब इंडिया में मेनली 2 इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, पहले का नाम है बीएससी और दूसरे का नाम है एनएससी। बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एक फाउंडेड हुआ था 1875 में और दूसरा फाउंडेड हुआ था 1992 में। अब ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी जो 1875 वाला है जिसे हम बीएससी बोलते हैं, उसको बोलते हैं इजी टर्म्स में सेंसेक्स, जिसमें इंडिया की टॉप 30 कंपनीज जो अच्छे से परफॉर्म करती हैं वो लिस्टेड होती है। और दूसरा है निफ्टी 50, जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं वो लिस्टेड रहेंगी। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले तो इसके पूरे प्रोसेस को समझना पड़ेगा। प्रोसेस में सबसे पहले होता है कि आपको एक ब्रोकर चूज करना है, मींस सिलेक्शन ऑफ एन ब्रोकर।
अब ये ब्रोकर कौन होता है भाई? तो ब्रोकर एक नेशनलाइज पर्सन होगा, यानी नेशनलाइज कंपनी भी हो सकती है, जिसे हम जीरोदास, अपस्टॉक या ग्रो के नाम से जानते हैं। ये सब डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रोकर है जो अपना ब्रोकरेज लेते हैं हमसे। अब ये सारे के सारे सेबी से रजिस्टर्ड, यानी कि ये लाइसेंस रखे हैं किसी भी स्टॉक को बेचने का और खरीदवाने का, यानी डिफरेंट इन्वेस्टर्स इसमें यहाँ अकाउंट बना सकते हैं और अकाउंट बनाने के बाद बाय एंड सेल कर सकते हैं सिक्योरिटीज का। प्रोसेस पे आते हैं जो बोलते हैं ओपनिंग ऑफ डीमेट अकाउंट। अब ये ओपनिंग ऑफ डीमेट अकाउंट क्या है भाई? तो ब्रोकर सेलेक्ट करने के बाद हम ब्रोकर्स की हेल्प से एक डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे। डीमेट का पूरा नाम है डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट। ये डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना, बस याद रखिए एक जैसे बैंक अकाउंट ओपन होता है किसी बैंक में जाके, वैसे ही हम ब्रोकर्स के पास जाके एक अपना अकाउंट ओपन कराते हैं जिसको बोलते हैं डीमेट अकाउंट। ब्रोकर सेलेक्ट करने के बाद हमें ब्रोकर्स के अकाउंट पे जाके ब्रोकर्स के ऐप यूज करके या डायरेक्टली ब्रोकर से मिलके वहां पर अपना नाम का अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। अकाउंट ओपन कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए वो आपका पैन कार्ड होना चाहिए। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए जो कि वैलिड हो, और पैन कार्ड मिलने के बाद आप ब्रोकर के पास जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। डीमेट अकाउंट की हेल्प से आप डिफरेंट ट्रांजैक्शंस करेंगे, डिफरेंट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स करेंगे, यानी सिक्योरिटीज का बाय एंड सेल कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद अब आदमी रियल ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता है। तो सबसे पहले ट्रेड करने के लिए उसे ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, जो कि थर्ड पार्ट है, थर्ड प्रोसेस है, प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्डर। अब ऑर्डर प्लेस करने के लिए या तो वो 2 ऑर्डर देगा, या बाय का ऑर्डर देगा या सेल का ऑर्डर देगा, जिससे या तो वो खरीद सकता है या बेच सकता है। अब उसे किस भाव में खरीदना है और किस भाव में बेचना है वो फोर्थ प्रोसेस पे आएगा, यानी फिक्सिंग अप ऑफ एन प्राइस। अब मान के चलिए मैं हूं जो एक शेयर खरीदा 100 रुपए के भाव में और मुझे उसको बेचना है 105 पे, तो अब वेट किया जाएगा कि 105 का भाव कब आएगा, यानी कि प्राइस कब पहुंचेगी वहां तक। तो जैसे ही मैंने वहां पर 105 रुपीज डालूंगा तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली मेरे शेयर्स को सेल कर देगा, यानी फिक्सिंग ऑफ प्राइस करके हम उसकी मार्केट को पुश करते हैं, ग्राफ को ऊपर चढ़ाते हैं, जो आप ग्राफ्स देखते होंगे। फिफ्थ प्रोसेस पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, यानी कि जो 105 रुपीज का मैंने अमाउंट डाला था वहां पर हम उसको बेचेंगे, और बेचने में हेल्प कौन करेगा? अगेन हमारा ब्रोकर ये देखेगा कि 105 रुपीज में अगर शेयर का प्राइस बढ़ा है या उस प्राइस तक गया है तो वो डायरेक्टली सेल कर देगा। सेल करने के बाद वो मुझे कॉन्टैक्ट नोट इशू करेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हर एक ब्रोकर अपने कस्टमर्स को देता है, यानी इन्वेस्टर्स को देता है। अब इसमें मेरी क्वांटिटी, प्राइस और टाइम लिखाएगा कि मैंने कब, कितना और किस प्राइस पे अपने शेयर्स को बेचा। ये डॉक्यूमेंट जैसे ही मेरे पास आएगा वैसे ही मेरे अकाउंट से मेरे शेयर्स जो कि मेरे जो भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में बेच रहा हूँ वो सारी चीज़ें डिडक्ट हो जाएंगी, और डिडक्ट होके ब्रोकर के अकाउंट में पड़े रहेंगे, लेकिन सामने वाले के अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब ये रिफ्लेक्ट कब तक नहीं होता? जब तक सामने वाला पूरा पेमेंट ना कर दे। अब सामने वाला 7th स्टेप पे पेमेंट करेगा। पेमेंट करने के बाद कुछ पेमेंट टाइम प्रोसेसिंग रहती है और कुछ पेमेंट इंस्टेंट आ जाती है। जो इंस्टेंट पेमेंट आती है उस पर तो डायरेक्टली वो चीज़ भेज दी जाती है, लेकिन जो टाइम ट्रेडिंग प्रोसेस है यहाँ पर T+2 का फंडा यूज होता है। T+2 यानी ट्रेडिंग डे प्लस 2 डे, यानी ट्रेड करने के 2 दिन बाद हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा उसके दिए हुए पैसे, और उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा हमारा फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। और ऐसे ऐसे पूरे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फाइनली मेरे जो शेयर्स थे वो सामने वाले के पास जाते हैं। तो इतना पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज का। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि रहेगा सेबी। सेबी इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा चैप्टर एक साइड, सेबी एक साइड। सेबी हमें ये बताएगा कि सबसे पहले तो सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1998 पे बना, 1992 में लिस्टेड हुआ और फाइनली वर्क करना स्टार्ट किया गवर्नमेंट के ग्रीन फ्लैग मिलने के बाद। इसका रिलेशन है हर्षद मेहता स्कैम से डायरेक्टली। हर्षद मेहता स्कैम को सेबी ने बहुत मुश्किल से पकड़वाया था, और उसके बाद गवर्नमेंट ये चीज समझता है कि सेबी जैसे ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया में, वरना बहुत सारी कंपनीज ऐसे फ्रॉड करते रहेंगी। तो उसको बचने के लिए 1992 पे गवर्नमेंट ने सेबी को ग्रीन फ्लैग दिया और स्टार्ट किया। तो सेबी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स के पैसे बचाना, दूसरा प्राइस रिग होने से बचाना, यानी प्राइस का अप एंड डाउन होने से। जो शेयर की प्राइस होती है उसको अप एंड डाउन किया जाता है, डिफरेंट कंपनीज ये चीजें फॉलो करती है, लेकिन सेबी के आने के बाद ये सारी चीजें फॉलो नहीं हो पाती, क्योंकि सेबी अगर किसी कंपनी को फाइंड आउट करके देखती है तो कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, और अगर ये चीज क्लियर कर रहा है कि प्राइस बढ़ा के कंपनी का वेल्थ जनरेट कर सके तो ये भी फॉल्स है। अब थर्ड, प्राइस रिग होने के बाद कंपनी ये फाइंड आउट करेगी कि कोई इनसाइडर्स ट्रेडिंग थोड़ी कर रहा है। इनसाइडर्स ट्रेडिंग मतलब कोई कंपनी का टॉप लेवल का बंदा मार्केट में बाहर खबर थोड़ी फैला रहा है कि कंपनीज क्या किस चीज में काम करेंगी और कंपनीज को कैसे प्रॉफिट मिलेगा, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है कंपनी का या शेयर प्राइस बढ़ने वाले हैं, या चीजों को आप शेयर अभी खरीद लो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी में टोटल 3 चीजें। सबसे पहले तो सेबी इन्वेस्टर्स के वेल्थ को बचाएगा, यानी इन्वेस्टर्स के पैसे को बचाएगा। दूसरा,
प्राइस रिगिंग होने से बचाएगा। प्राइस रिग होने का मतलब कंपनीज बहुत सारी फॉल्टी एक्टिविटीज करके अपने प्राइस को अप्स एंड डाउन करती है ताकि मार्केट में ये चीजें पता चले कि ये कंपनी बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। थर्ड, इनसाइडर्स ट्रेडिंग से बचाएगा। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स कम फुलफिल होने के बाद अब कंपनी यानी सेबी जो रहेगा वो अपने रेगुलेशंस पे काम करेगा। रेगुलेशंस यानी फंक्शंस पे। तो टोटल सेबी के 3 ही फंक्शन है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है स्टेट द 3 फंक्शंस ऑफ द सेबी। तो सेबी के 3 फंक्शन है, डेवलपमेंट, प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी। याद रखिएगा, डेवलपमेंट, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। डेवलपमेंट फंक्शन को देखते हैं। सेबी का पूरा गोल रहेगा कि स्टॉक एक्सचेंज को और कितना अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। पहले जमाने में हम स्टॉक को पेपर पे खरीदते थे। आज के डेट पे आप फोन पे ही खरीद सकते हो या इंटरनेट की हेल्प से कभी भी किसी भी स्टॉक में अकाउंट बना के ओपन करके आप शेयर की परचेज एंड सेल कर सकते हो। ये सब डेवलपमेंट फंक्शन होने के कारण आया है। सेबी आज के डेट पे इतना डेवलप हो चुका है कि स्टॉक ट्रेडिंग के लिए वो सारे बेनिफिट्स और ये सारी चीजें देखता है कि इन्वेस्टर्स अच्छे से इन्वेस्ट कर सके। इवन ये हेल्प भी करता है कि फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आए और डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज के पैसे में लगे। ये सारी चीजें डेवलपमेंट फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और तो और जितने भी इंटरमीडियरीज होते हैं, ब्रोकर्स जो कि रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं, वो इन्हें इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है कि कौन सी न्यूली कंपनीज आने वाली हैं मार्केट में जिनकी सिक्योरिटीज इशू होंगी। अब इतने सारी चीजें करने के बाद डेवलपमेंट फंक्शन यहाँ खत्म होता है। देन सेकंड है मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन में सेबी सारी चीजों को रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने का मतलब कंट्रोल करना, सब चीजों का मतलब कंपनीज से लेके ब्रोकर, इंटरमीडियरीज, रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, डीमैट अकाउंट और एज वेल एज इन्वेस्टर्स, ये सब चीज की डिटेलिंग रखता है और सबको रेगुलेट करने में हेल्प करता है और कंट्रोल भी करेगा। अब समझते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन किस लिए बना था? सेबी किस लिए बना? इन्वेस्टर्स की हेल्प करने के लिए। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन का मेन काम इन्वेस्टर्स को सेफगार्ड करना है कि इन्वेस्टर्स के पैसे डूबे। प्रोटेक्शन यही देता है। प्रोटेक्शन किस चीज का होना चाहिए? इन्वेस्टर्स के पैसों का। अब तो यहाँ पर सेबी के पास बहुत सारी पावर्स हैं। सेबी प्राइस रिग करवाने में अगर किसी को दोषी पाता है तो उसे जेल भिजवा सकता है या उसके साथ पेनल्टी पे करवा सकता है। बस हम इतने सारे टॉपिक्स कंप्लीट करके इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं और चलिए जंप करते हैं अब सीबीएसई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले साल पूछे गए। तो मैं 3 ही क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट। सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय द कैपिटल मार्केट एंड द मनी मार्केट और उसके डिफरेंसेस। देन थर्ड है, स्टेट द 3 फंक्शंस ऑफ द सेबी। और ये तीनों के आंसर्स हम डिटेल में देखेंगे क्वेश्चंस पे। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन का सारे आंसर्स वही हैं और एक बार रीड करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिए। थैंक यू एवरीवन।